नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। फिर चाहे वो बात विज्ञान की हो, प्रौद्योगिकी की हो, चिकित्सा क्षेत्र की हो, शिक्षण की हो, यानी नौकरी पेशा की बात कर लें या व्यवसाय की बात कर लें, हर क्षेत्र में महिलाएं नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। और जब बात आती है खेतीबाड़ी की, यानी पशु संवर्धन संरक्षण की और किसानी और बागवानी की, इस क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही महिला बागवान किसान प्रगतिशील से आपसे रूबरू कराने वाले हैं, जो हमें जानकारी भी देंगी और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करेंगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, अपितु कृषि और बागवानी में भी आगे हैं। तो चलिए आज उन शख्सियत से मैं आपसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम प्यारी जी। राम प्यारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम। नमस्कार सर, धन्यवाद। राम प्यारी जी प्रगतिशील किसान और बागवान हैं और स्वयं किसानी और बागवानी में नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं, खासकर प्राकृतिक खेती में नवीन अनुसंधान के साथ साथ। चलिए उनके पास सीधे चलते हैं और आज के इस कार्यक्रम में उनसे जानकारी हासिल करते हैं। राम प्यारी जी, मेरा पहला सवाल ये, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और जब बात आती है पशुपालन की या फिर कृषि और बागवानी में, उसमें भी महिलाएं काफ़ी आगे हैं। कैसे देखती हैं आज की महिला को आप, कृषि बागवानी पशुपालन के साथ साथ कृषि और बागवानी में आगे बढ़ते हुए, और किस तरह से महिलाएं योगदान दे रही हैं समाज में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो देखा जाए तो महिलाएं सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे लेट काम में होने की वजह से जब घर का काम सारा निपट जाता है उसके बाद अपने शरीर को आराम देती है जी। तो इसमें हम सबसे पहले पशुपालन की बात लेते हैं। तो पशुपालन का मुख्यतः मेन काम जो है महिला ही करती है। जिस प्रकार से पशुओं के देख रेख, उनके लिए चारे का प्रबंध करना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना, उनसे दूध निकालना और चारे वगैरह की व्यवस्था करना। हाँ जी, बिल्कुल, घास लाना, और इतने दूर दूर से भी लाते हैं घास जी। तो ये सारा जो कार्य है वो सारी महिलाएं ही देखती हैं, महिलाएं ही करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो कि बहुत ही हार्ड कार्य, मतलब कठिन काम है, बोझा भी उठाती है। हाँ जी, और बोझा भी उठाती है और अपने परिवार के लिए ये सारी दूध और अपने घर का मतलब तैयार किया हुआ हर चीज़ अपने परिवार को भी देती है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अपनी आजीविका का साधन भी है ये पशुपालन, और जिसे वो दूध उत्पादन करती है। जी बिल्कुल, ये तो सही है कि महिलाएं ही आमतौर पर या अधिकांश तो जो पशुपालन का काम जो है वो सारा कुछ करती हैं, वही करती हैं। लेकिन इन दिनों महिलाएं अब किसानी और बागवानी में भी पीछे नहीं है। बिल्कुल जी। कैसे देखते हैं आज की महिलाओं को किसानी और बागवानी करते हुए? जैसे कृषि के कार्यों में महिलाओं का मुख्यतः काम रहता है गुड़ाई, निंदाई, पौधे लगाना और उसमें खाद डालना, गोबर की खाद डालना, मतलब वो सारा काम महिलाएं ही देखती है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से जैसे अभी हम लोग सबको करते हैं, अदरक वगैरह लगवा रहे हैं, तो वो पूरा काम सिर्फ जोतेंगे किसान जी। अब तो जैसे पहले बैल से जोतते थे, अब ट्रैक्टर से जोतते हैं। तो सारा जैसे बीज कैसे तैयार करना, कब उसको निकालना है, कब उसको बीजामृत से उसका निदान करना है और कब वो लगाने के लिए तैयार होगा। जी, आपने सही कहा। हाँ कि वो ठीक है, खेल को जोतने का काम चाहे वो बैल से हो या ट्रैक्टर से हो, वो पुरुष लोग जो अधिकांश तो करते हैं। लेकिन गुड़ाई की बात होगी, निंदाई की बात होगी, बीज की बात होगी, दूसरे जितने भी काम हैं वो सारे काम जो है आज भी महिलाएं करती हैं और पुरुष को पूरा सहयोग देती है, बल्कि बढ़ चढ़ के उनका साथ देती है, सहयोग देती है और परिवार का भरण पोषण करती हैं। आजीविका का भी माध्यम भी ये है। चलो राम प्यारी जी, ये बताएं कि इन दिनों ये तो तय हो गया कि महिलाएं जो है किसानी और बागवानी में भी पीछे नहीं है, हर तरह का काम करती हैं, लेकिन इन दिनों आप बताएं जरा कि इन दिनों आप किसानी और बागवानी में क्या कर रही हैं, यानी खेतों में क्या चल रहा है, बागवानी के तौर पे कौन कौन से फल इन दिनों आप तैयार कर रही हैं? जैसे खेतों में अभी हम अदरक और जो अरबी है और हल्दी है,
इसके लगा दिया है, मतलब लगाने की तैयारी की जा रही है। जैसे इस बारी बारिश थोड़ा जल्दी हो गई है तो उस वजह से अदरक और अरबी की बिजाई की जा रही है और मक्की की बिजाई भी मुख्यतः हो रही है आजकल जी। हाँ जी। तो और जो फल है इन दिनों कौन से फल जैसे तैयार हो रहे हमारे हैं मार्केट में आ रहे हैं? आजकल हमारे मुख्यतः गुठली वाले फल बोलते हैं हम, जिन्हें जैसे आड़ू है, हाँ जिसमें प्लम है और खुरमानी है, ये सारे फल तोड़ मतलब पक चुके हैं और इनको तुड़ान किया जा रहा है, चल रहा है और मार्केटिंग विपणन हो रहा है, बाजार तक आप ले जा रहे हैं और हम पेटियां लाते हैं और उसमें उसकी पैकिंग करते हैं। ये सारा काम भी महिलाओं का ही रहता है। बिल्कुल, तुड़ाई भी और उनकी छंटाई भी, जो उसमें खराब फल होते हैं उनको अलग करके, बिल्कुल, और वो जो मतलब A1 फल है वो मार्केट जाता है। बाकी जो खराब और जिनका साइज नहीं बना होता है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, कहने का तात्पर्य है कि पुरुष अगर ये फल जो इन दिनों तैयार आप कर रही हैं वो अगर मार्केट में जाके अच्छे दाम ले लें तो उनको ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे आप लोगों का हाथ है। आप प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और बढ़िया सामान जो है पैकिंग करके बाजार भेजती है ताकि अच्छा दाम हमारे किसानों और बागवानों को मिले और अच्छी आय सृजित हो। चलिए, ये तो बात हुई इन दिनों क्या काम चल रहा है। इन दिनों रामप्यारी जी एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में, और ये कार्यक्रम 29 मई से लेकर लगभग 12 जून तक चलेगा, जिसमें अलग अलग विभाग, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग हो, कृषि विभाग, या फिर हॉर्टिकल्चर विभाग हो, उद्यान विभाग, ये हर चारों विभाग जो है मिलके ये कार्यक्रम चला रहे हैं गाँव-गाँव में जाके। जी सर। आप लोगों को, महिला किसान और बागवानों को किस तरह का लाभ इससे मिल रहा है और क्या क्या फायदे हो रहे हैं? ये संकल्प अभियान सा जो चला है, इसमें जो ये 3 विभाग हो, जैसे कृषि विभाग है, हमारा बागवानी विभाग है और पशुपालन विभाग है, ये लोग फील्ड में जाके जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ ही में जैसे जहाँ पर सब्जी का उत्पादन होता है वहाँ पर किसानों को क्या दिक्कतें आ रही है, जैसे जब वो जानकारी दे रहे हैं, किसान किसने बोला कि मेरे ये दिक्कत आ रही है, तो वो फील्ड विजिट भी कर रहे हैं और वहाँ जाके हम लोगों ये भी इसमें ये दिक्कत है, क्योंकि उनके साथ जो है जो वो दिक्कत है, अगर उनके साथ सीधा संवाद करते हैं, बातचीत बिल्कुल, और उसका निदान वहीं पर मिल जाता है। दूसरा, अगर आने वाले समय में कोई भविष्य में कोई परेशानी आएगी किसान को, बागवान को, तो वो फोनिकली भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे हमारा पशु और इन तीनों विभागों में जो किसानों के लिए स्कीमें चलाई गई है, कई बार सभी किसान सोशल मीडिया से नहीं होते हैं जुड़े हुए और इतना समय भी नहीं होता है कि खेतों में बहुत काम होता है, जानकारी नहीं होती, तो इस तरफ जानकारी नहीं होती है, और जब जानकारी लेते हैं तो वो पूरा फायदा लेना चाहते हैं उन चीज़ों का, तो ये सारी जानकारी वो आके दे रहे हैं और उसके एक प्रॉपर पैम्पलेट भी दे रहे हैं, और उस जिससे मतलब किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो आप क्योंकि आप प्रगतिशील किसान और बागवान हैं, तो आपका कहना ये है कि सरकार का, भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें तीनों विभाग मिलके गांव-गांव जाके, पंचायत जाके लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपने कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रही हैं और अपनी शंकाएं जो है उसका समाधान वही मिल जाता है, और जो प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की जितनी भी नीतियाँ और कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी मिल जाती है। जैसे आपने कहा कि वो बिजी रहते हैं किसान और बागवान, तो उनको पूरी जानकारी मिल जाती है। चलिए, ये तो बात हुई कि जो ये कार्यक्रम है चलाया जा रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और उसके फायदे हो रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं लोगों को। रामप्यारी जी, आप प्रगतिशील किसान हैं, बागवान हैं, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं, पंचायत का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, लोगों को जागरूक भी करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट भी करती हैं महिलाओं को आगे आने के लिए आजीविका के तौर पे कृषि और बागवानी क्षेत्र में। जी सर। अपने बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में भी बताएं, कैसे आपका रुझान किसान और बागवानी की तरफ हुआ और कैसे आपको प्रसन्नता मिलती है इस क्षेत्र में काम करते हुए? जी, मैं सबसे पहले तो मैं एक किसान परिवार में ही पैदा हुई। मैं जन्मतः मेरा मूल स्थान जिला मंडी से मैं हूँ और शादी मेरी जिला शिमला में हुई है जी। और जिस कारण जो है किसान मतलब बचपन से ही हमने कृषि का और पशुपालन का कार्य किया है और रुचि भी है, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाता है
पर जो हमारे घर की चीज़ है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मतलब जो पशुपालन और कृषि का शौक है ये हमें जन्म से ही प्राप्त हुआ है, और कृषि के जितने भी कार्य हैं वो हमने अपने हाथों से किए हैं। और ये नहीं है कि मतलब हमने किताबों में बाद में पढ़ा, पहले हमने खुद ये प्रैक्टिकली किया, कर लिया था, खेतों में जाके किया है। हाँ अपने। आपने कहा कि माँ बाप का जो पृष्ठभूमि थी वो भी किसानी परिवार था जी। वहाँ से फिर आप शिमला क्षेत्र में जहाँ आपकी शादी हुई, घैनी नामक एक हमारी पंचायत है शिमला साथ लगती हुई जी, बसंतपुर ब्लॉक में, हाँ जी, वहाँ आपकी शादी हुई और वहाँ आप अच्छा कार्य करती हैं और किसानी और बागवानी में नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। कैसे कैसे क्या क्या कर रही हैं उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन किसानी और बागवानी के साथ साथ आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं जी, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं सरकार की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से, विभाग की तरफ से, उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं महिलाओं समूह के साथ जी। उसके बारे में भी बताएं। जी, ब्लॉक स्तर पर तो बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, पर वर्ष 2023 में मुझे हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था एज ए जेंडर चैम्पियन के तौर पर, जिसमें दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पर हमने जेंडर मुद्दों पर चर्चा की, मतलब हिमाचल में कैसे किस प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं इसमें भी। बाकी जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे महिलाओं के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए गए हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, तो उसमें हमारी भागीदारी हमेशा ही रहती है। जी, एक जो पोषण वाटिका एक में आप जो भाग लेती हैं उसके बारे में बताएं जरा। उसमें किसानी, बागवानी या फिर पशुपालन इससे संबंधित भी कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से जागरूक करते हैं आप? जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारे जो ब्लॉक में हमारे 2500 ग्रुप बने हैं। जी, स्वयं सहायता समूह। हाँ जी, स्वयं सहायता समूह 2500 बने हैं, जिसमें कि हमारा लक्ष्य है, ब्लॉक का लक्ष्य है कि हर दीदी के घर में जो समूह से जुड़ी है एक पोषण वाटिका जरूर होनी चाहिए। उस पोषण वाटिका को बनाने का ये भी है, एक तो आजीविका में वृद्धि हो, दूसरा जो है समूह से जुड़ी हुई दीदी का परिवार स्वस्थ रहे। जी, खेती तो हम बड़े मात्रा में भी कर रहे हैं, बड़े किसान बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। जो पोषण वाटिका है वो एक सीमित क्षेत्र में हम करते हैं जिसमें 5 से 7 प्रकार की मौसमी सब्जियां हम उगाते हैं। जी। उसको बनाने का एक तरीका है कि छोटी छोटी सब्जियां, मतलब किसी दीदी के पास अगर अपनी ज़मीन भी नहीं है तो हम उसमें जो हमारे फटी पुरानी बाल्टियां होती हैं, तसले होते हैं, तो उसमें भी मिट्टी और गमलों में डाल के पौधे लगा के अपनी पोषण वाटिका तैयार कर सकते हैं। और उसमें हम किसी भी प्रकार की खाद नहीं, सिर्फ गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक तौर पे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। हाँ जी, ना ही उसमें किसी कीटनाशक का स्प्रे किया जाएगा और ना ही उसमें कोई खाद डाली जाएगी। इसलिए ये पोषण वाटिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम बाज़ार से सब्जियां देखने में तो बहुत साफ़ सुथरी और स्वस्थ लगती है, और खरीदते भी हम ये है कि चुन चुन के हम सब्जियां खरीदते हैं, परंतु वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, केमिकल युक्त होती है। और जो हमारे अपने पोषण बगीचे की जो सब्जियां होगी उससे एक तो परिवार को सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेगी, वहाँ से हमारी बचत, दूसरे जो हमारा परिवार है स्वस्थ रहेगा। जी, तो ये जो पोषण वाटिका है एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, पहल है स्वयं सहायता समूह की, प्रदेश सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, और जिसमें आपने कहा कि उसमें हर परिवार में प्राकृतिक उत्पाद उगाए जाते हैं ताकि उसके परिवार में वो प्राकृतिक उत्पाद ही प्रयोग किए जाएं ताकि लोगों को ज़्यादा बीमारियां, जो केमिकल युक्त जो रसायन पदार्थों से जो बीमारियां होती हैं उससे भी बचा जाए और उनकी पोषण, उनकी जो स्वास्थ्य है उसकी भी देखभाल की जा सके। ये तो हुई वाटिका की बात। आपने कहा प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये पोषण वाटिका में आप प्राकृतिक तौर पे उत्पाद तैयार करते हैं। हाँ जी, चलिए आप प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ी सी आप बात कर लें। आप भी अपनी पंचायत घनी में प्राकृतिक खेती से उत्पाद तैयार करते हैं। बिल्कुल। आप किस तरह से ये उत्पाद तैयार करते हैं? और मेरा एक और सवाल जो हमेशा जब प्राकृतिक खेती की चर्चा होती है तो एक जहन में एक सवाल जरूर मैं पूछता हूँ, वो ये कि चूँकि इस चकाचौंध के इस दौर में, जैसे अभी शुरू आपने कहा कि रासायनिक युक्त जो पदार्थ है वो बड़े चकाचौंध और बड़े सुंदर, पौष्टिक, अच्छे लगते हैं, उनसे आप कैसे compete करते हैं? और आप जो उत्पाद तैयार करते हैं उनमें किस तरह की लागत और कैसे बचत आप करते हैं? जैसे प्राकृतिक खेती ये तो हम आप जानते हैं, पर गांव में जानते हैं कि जहर मुक्त खेती। जी, जहर मुक्त खेती प्राकृतिक खेती का दूसरा नाम है।
मतलब जो हम अपने पौधों में स्प्रे वगैरह रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसमें वो एक जहर है जी। जो हम लोग भी खा रहे हैं और औरों को भी खिला रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि प्रकृति के अगर कोई रासायनिक खेती हमारे इर्द गिर्द कर रहा है तो उसका प्रभाव सभी को पड़ रहा है। ये नहीं कि उनके ही खेत में पड़ रहा है, वो जो आसपास के खेत है वहाँ भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि एक तो जहरीले जो हमारे रासायनिक होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे हैं वो जैसे पत्तियां हैं वो चारा हम पशुओं को खिलाते हैं उस पर भी उसका असर होता है। बिल्कुल। और वो जो है बीमारियां हैं वो हमारे वो जहर हमारे पशुओं में भी चला जाता है। फिर पशुओं से दूध वगैरह लेंगे तो मनुष्यों में आ जाएगी। बिल्कुल। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जैसे जिस प्रकार से पहले खेती होती थी पुराने ज़माने में, ये सब कुछ नहीं होता था, ना ही खाद होती थी, ना ही किसान जानते थे। उसमें आप ये बोलो कि अनपढ़ता थी। पर अब जैसे पढ़े लिखे हैं तो उसमें अब प्राकृतिक खेती को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आए दिन सुनने को देखता मिल कि एकदम से ही कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो आदमी घबरा जाता है कि एकदम से बीमारी कैसे लग जाती है। तो ये हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। और मतलब हम जैसे बाजार से जितने आप दूध भी देख लो, अगर हम बाजार का दूध खरीदेंगे तो उसमें भी केमिकल होते हैं, तो वो कितने कितने दिनों तक सेफ रहता है। अब अगर एक आप गाय का दूध आप दूसरे दिन को भी रखेंगे, बिना उबाले रखेंगे तो वो तो 2-4 घंटों में, आज तो 2 घंटों में खराब हो जाएगा और वो दूध खराब नहीं होता है। तो इसका मतलब आप देख लो उसमें कितने केमिकल उसको सेफ रखने के लिए। एक तो आपने कहा कि स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जितने भी रासायनिक चीज़ों से। हाँ जी। तो आप जो जागरूक कर रहे हैं प्राकृतिक खेती से, उससे आप स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रही हैं। बिल्कुल जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो केमिकल युक्त पदार्थ हैं उनका सेवन करने के बजाय हम प्राकृतिक तौर पे जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसका सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बीमारियों से बचें। ये तो एक पहलू है। दूसरा जो मेरा सवाल था दूसरा पहलू मेरे इस सवाल का वो ये कि फिर आप किस तरह से लागत का कैसे ध्यान रखते हैं, फिर आय कैसी होती है, कितना खर्चा आता है, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा बताएं उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहती हैं। जो प्राकृतिक खेती में हम लोग इसमें कोई भी शून्य खर्चा आता है क्योंकि जो भी हम खाद डालते हैं और स्प्रे तैयार करते हैं वो हमारे घर की ही चीज़ों में होती है। जैसे हमने गाय पाली है, गाय पाली है हमने, तो उसका गोबर, गोमूत्र और हमारे घर में गुड़, बेसन, उससे हम घन जीवामृत तैयार करते हैं। तो इसको हम तैयार करने के लिए मतलब अपने ही स्तर पर तैयार कर सकते हैं। और इसमें किसी से वैसे जैसे हमारे समूह लेवल पर भी प्रशिक्षण होते हैं तो हम अपने घर पर ही तैयार करते हैं। हाँ तो एक तो आपने कहा कि लागत लगभग शून्य के बराबर, क्योंकि गाय आपने पाल रखी है। गाय गोबर भी देगी, गौमूत्र भी है, तो गोबर जो है वो खाद के तौर पे प्रयोग होता है। लेकिन आपने कहा जीवामृत आप बनाते हैं। इस जीवामृत के बनाने की थोड़ा सा प्रक्रिया बताएं और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं आप उसको। जी, जीवामृत बनाने के लिए देखो हम बनाते हैं बहुत मतलब बड़े स्तर पर, जब बनाना है तो बड़े स्तर पे बनाते हैं। तो जिसमें हम एक बड़ा ड्रम लेते हैं 200 लीटर का। तो उसके लिए मतलब हमने एक वैसे तो जैसे मतलब गोबर है, कहते हैं कि जो पहाड़ी गाय होती है, जो हमारी पहाड़ी गाय होती है, उसका अगर हम गोबर लेंगे 10 किलो गोबर लेंगे और जर्सी का हमारे को उससे थोड़ा 1.5 गुना लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जो हमारी जर्सी नस्ल की गाय होती है उसके गोबर में उतने जीवाणु नहीं होते हैं जितने पहाड़ी में होते हैं। तो हम 200 लीटर घन जीवामृत बनाने के लिए उसमें 10 किलो गोबर डालेंगे और उतना ही गौमूत्र डालेंगे और फिर 1 किलो बेसन और गुड़, ये सारी चीज़ें मिला के उस ड्रम में इसका घोल बना देंगे और उसको घोलते रहेंगे। और ये जो घोल है हमारा 3 दिन में मतलब तैयार हो जाएगा। आजकल गर्मी के समय में जैसे 3 दिन में तैयार, अगर सर्दी में हमने ये घोल बनाना हो तो 4 से 5 दिन लग सकते हैं। जैसे आजकल गर्मी में बनाना है तो इसको मतलब हम पेड़ की छांव में एक बोरे से जूट का बोरा है उससे ढक के रख के उसको
वो 3 दिन में वो में तैयार हो जाता है। जाएगा। अब ये तैयार हो गया, उसके बाद आप प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अब हमने हल जोतना है, उससे पहले हम इसका छिड़काव खेत में कर लेंगे। जैसे हम 1 बाल्टी लेंगे, मतलब 1 बाल्टी उससे लेंगे और पूरा 1 बीघे में उसमें पानी मिलाएंगे सारा, और 1 बीघे में उसका छिड़काव कर देंगे। 1 बाल्टी? 1 बाल्टी, सिर्फ 20 लीटर की 1 बाल्टी, बाकी उसमें पानी मिक्स करेंगे 1 बीघे में? हाँ जी। और उसके बाद उसमें जुताई करेंगे, और जो जीवाणु है उसके घन जीवामृत के वो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी के पोषक तत्वों में मिक्स हो जाएंगे। तो इससे मिट्टी की जो पौष्टिकता है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। बजाय इसके कि फिर हम खाद डालते हैं, उससे उर्वरक क्षमता खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे जो है वो भूमि हमारी उसकी उर्वरकता बिल्कुल शून्य होती जा रही है। हाँ जी। तो आपने कहा कि एक तो फिर आप जब उसका छिड़काव करेंगे तो खेत में अच्छी तरह से जो आपके अच्छे वाले जीवाणु हैं उससे खेत की उर्वरकता भी बनी रहेगी, और उसके बाद फसल जो है उगनी शुरू होगी। उसके बाद फिर उसका प्रयोग कब कर सकते हैं? ये घन जीवामृत का प्रयोग हम ये मतलब जैसे आपको ये लगेगा कि भी बीच में फसल में कोई कीड़ा वगैरह या फसल की ग्रोथ कम है, तो आप उसके छिड़काव जैसे हमारे स्प्रिंकलर होते सिंचाई के द्वारा भी कर सकते हैं, और इस तरह से मतलब ये जैसे पंप के द्वारा, जैसे केमिकल युक्त जो छिड़काव होता है स्प्रे, हाँ जी, उस तरह से जो ये प्राकृतिक स्प्रे है हाँ जी, बिल्कुल जी, तो वो जितने भी बैक्टीरिया वायरस कुछ है वो सारे इससे मर जाएंगे। पर इसमें ऐसा कि समय रहते ये छिड़काव होना चाहिए, नहीं तो फसल को ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे मतलब जो सामान्य कौन सा फसल है, उपयुक्त समय है करने का स्प्रे? जैसे मतलब 2-3 महीने के अंतराल में ये करते ही रहना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है जी। हाँ जी। तो हर 2 महीने के अंतराल में आपने कहा पहले तो खेत जोतने से पहले ही जो है उसका आप प्रयोग करती हैं ताकि उसकी उर्वरकता अच्छी हो, जो बीज आपने डाला उसमें कोई किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस ना पनपे, हो जाता है, वो खत्म हो जाता है जी। तो उसके बाद आपने कहा कि इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी, ताकि जीवाणु बैक्टीरिया वायरस ना पनपे, स्प्रे के तौर पे हर 2 महीने बाद जो है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, और उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि प्राकृतिक विधि से तैयार किया गया, नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही होता है। आप क्योंकि आप बागवान भी हैं, इन दिनों गुठलीदार फल आप बाजार भेज रही हैं, उसके बाद फिर सीजन आगे सेब का आना शुरू होता है। एक चलन है जब फसल तैयार करनी है बागवानों ने, तो उसका कलर बनाने के लिए, साइज बनाने के लिए तरह तरह के स्प्रे केमिकल्स बाहर में आते हैं जी। क्या कोई प्राकृतिक विधि से भी कोई ऐसा स्प्रे है जिससे उसका कलर भी ठीक रहे, सामान्य रहे, बैक्टीरिया ना पनपे, लेकिन बाजार तक वो उत्पाद देखने में भी अच्छा लगे? बिल्कुल, प्राकृतिक विधि से यही है, जो जीवामृत है, घन जीवामृत, इसके पौधों जब जैसे हम तौलिए करते हैं उसमें समय समय पर इसका छिड़काव करते रहें, और जैसे इसमें कोई कीड़ा लगे तो हमारे घरेलू होते हैं, जैसे खट्टी लस्सी है उसका छिड़काव समय पर करें। खट्टी लस्सी है वो जहर को काटती है, उस जितनी पुरानी खट्टी लस्सी होगी उसका भी तो इसी घोल में आप मिलाते हैं उसको, जो है घोल तैयार करते हैं? इस घोल में भी मिला सकते हैं, और आप अलग से भी छिड़काव कर सकते हैं जी। ये भी एक अच्छी चीज आपने बताई कि जो स्प्रे इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज करना है। एक दूसरी स्प्रे होती है जैसे जिसको हम अग्नि अस्त्र बोलते हैं जी। ये जैसे कोई कीड़ा लगा है, आपको पता लगे मेरी फसल में कोई कीड़ा लग रहा है, तो उसको अग्नि अस्त्र को इस तरह से बनाया जाता है कि जो हमारी कड़वी चीजें होती है ना, जिसको हमारे पशु भी नहीं खाते, पत्तियां, उन पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है, 4-5 प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है, और फिर उनको जो है बिल्कुल मिक्स किया जाता है, बिल्कुल बारीक कूटा जाता है। कूटने के बाद उनको गौमूत्र में, गौमूत्र मतलब आप जैसे एक कढ़ाई ले ली, उसमें 5 से 10 लीटर जितना पुराना गौमूत्र हो, उसमें आग के ऊपर उसको पकाया जाता है उन पत्तियों के साथ। तो वो स्प्रे तैयार किया जाता है? हाँ जी, उसमें मिर्चें भी, हरी मिर्चें भी कूटी जाती है, लहसुन भी डाला जाता है, ताकि वो ज्यादा जो बैक्टीरिया वायरस जो है, हाँ, जो बहुत ज्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इसमें कीड़े या वायरस बैक्टीरिया पनप रहे हैं तो उसके लिए, हाँ जी, जैसे पता लग गया तो वो अग्नि अस्त्र, जैसे नाम से ही लग रहा है कि अग्नि की तरह काम करेगा, अग्नि करा। और इसको मतलब इसका जो है मतलब 1 लीटर है, वो 20 लीटर की बाल्टी में डाल के उसका छिड़काव आप कर सकते हैं जहाँ जरूरत है। हाँ जी। तो रामप्यारी जी, चूंकि आप प्रगतिशील किसान और बागवान हैं, महिला सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं, पंचायत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, प्रदेश सरकार के हर कार्यक्रम का हिस्सा लेती हैं, प्रदेश को बाहर रिप्रेजेंट भी करती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी जो महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित रह पाती हैं, मेहनत बहुत करती हैं, ख्याति नहीं मिलती है, आजीविका के स्रोत आगे नहीं बढ़ा पाती हैं? कैसे बाहर निकलें
किसानी बागवानी में दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेके अच्छी आय भी अर्जित कर सकें और नाम भी हो? महिलाओं के लिए, मेरे उन महिलाओं के लिए, वैसे तो हर महिला में एक हुनर होता है जी ये नहीं कि मुझ में ही है, हर में होता है, पर मौके किसी किसी को मिलते हैं। मेरा सभी महिलाओं को यही है कि आप की जो इच्छा है, जो सपना है, उसको जरूर सपना पूरे करें, घर से बाहर निकलें और आपकी तरह जो है आपको आदर्श मान के आगे बढ़े और अपनी आजीविका कमाएं और अपना नाम रोशन करें। आप स्टूडियो में आए रामप्यारी जी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे दर्शकों से अपना अनुभव भी बताया। आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ की जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।